आज हम देख रहे हैं डेरिवेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्स यू मैक्स। उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, जैसे कि डेप्थ, लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, स्पैन। तो पहले हम शुरू करते हैं लेंथ से। हमें जो है जब भी स्पैन कहा जाए तो उसका मतलब जो होता है लेंथ होती है। लेंथ जो होगी वो होगी बिटवीन द इंटरनल फेसेस ऑफ द वॉल, मतलब वॉल के फेसेस के बीच में इसकी जो लेंथ होगी उसे स्पैन कहते हैं। अगर स्पैन इफेक्टिव हुई तो वो बिटवीन द सेंटर टू सेंटर ऑफ टू वॉल्स होती है, उसे इफेक्टिव लेंथ कहते हैं या फिर इफेक्टिव स्पैन भी कहते हैं। ये हो गया। और जो बात की बात है ब्रीथ एंड डेप्थ, ठीक है। डेप्थ जो है बिग डी से डिनोट करते हैं। उसका जो डिस्टेंस होता है वो बिटवीन द आउटर टू आउटर होता है, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट। और ब्रेथ जो होती है वो एज यूजुअल भी यहाँ से यहाँ तक होती है। सो स्मॉल डी और डी डैश क्या है? स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ जो है मतलब जब भी हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे सिंगल रेफोर्स बीम में, तो वो जो इफेक्ट होगा डेप्थ पे वो फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द पार्स होगा, जिसकी वजह से हम उसे इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। मतलब इस पर जो डेप्थ पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो यहाँ से यहाँ तक मनी स्मॉल डी तक पड़ेगा। और ये जो डी डैश होता है उसे इफेक्टिव कवर कहते हैं। मतलब जो डिस्टेंस रहेगा बिटवीन द सेंटर ऑफ द बार्स टू द आउटर मोस्ट साइड दिस दैट इज दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ इफेक्टिव कवर। ये जो इफेक्टिव कवर होता है वो हम स्लैब में 20 mm, बीम में 25 mm, कॉलम में 40 mm और फुटिंग में 50 mm लेते हैं। अगर अगर प्रॉब्लम में कवर की वैल्यू दी नहीं हो तब हम ये लेते हैं, नहीं तो फिर जो क्वेश्चन में दी होगी वो इससे कम हो या ज़्यादा हमें वो लेनी पड़ती है। यूजुअली प्रॉब्लम में जो है कवर की वैल्यू दी होती है। अगर नहीं दी हुई तो आप इनमें से जो कंडीशन अप्लाई होंगी उस पर कवर जो है ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। बाद में हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और स्टील। देखिए हमारे पास एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की या फिर स्टील की दी होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को FCK से डिनोट करते हैं, CK फॉर कंक्रीट, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज डिनोटेड बाय FY। हमें जो वैल्यू दे रही है वो मैक्सिमम वैल्यू रहती है, मतलब कि इतनी मैक्सिमम वैल्यू कंक्रीट या फिर स्टील जो है बियर कर सकता है। पर हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम मैक्सिमम वैल्यू ही लें, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम वैल्यू के पार हो गया, ओवरलोड हो गया, तो फिर स्ट्रक्चर जो है फेल करेगा। इसलिए हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है
इसकी वैल्यू IS कोड ने दी है, जिसे हम FCK और FY को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें एक डिज़ाइन वैल्यू जो है कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए मिलती है। मतलब हम अगर उतना डिज़ाइन करें तो अगर उससे भी थोड़ा ओवरलोड कभी हो जाए तो स्ट्रक्चर जो है अपनी जगह ठीक ठाक बराबर बना रहेगा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू जो होती है फॉर कंक्रीट इट इज़ 1.5 एंड फॉर स्टील इट इज़ 1.15। ये बात आपको इस ग्राफ में जो है नीचे काम आएगी। तो फॉर कंक्रीट इट इज़ बिकम FCK अपॉन 1.5 एंड फॉर स्टील इट इज़ बिकम FY अपॉन 1.15। आगे हम देखेंगे कर्व ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर कंक्रीट एंड स्टील। पहले हम देखेंगे कंक्रीट के लिए। तो y axis show the strain and the y axis show the stress and the x axis show the strain for concrete। ओके, तो हमें पता है कि FCK जो है वो होती है मैक्सिमम परमिसिबल लोड होता है कंक्रीट का या फिर स्टील का। FCK जो होता है वो कंक्रीट के लिए होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। FCK जो है मैक्सिमम लोड कैपेसिटी होती है फॉर कंप्रेशन एंड टेंशन। बट हम कंसिडर करते हैं कि इन सिंगली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की टेंशन जो है वो ज़ीरो है, तो इसलिए FCK जो वैल्यू जो होगी वो हम कंप्रेशन के लिए डिसाइड करते हैं कि दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इट कैन बियर। तो हम जब लैब में कंक्रीट का क्यूब की जो टेक्सटिंग करते हैं उसमें जो हमें कर्व मिलता है वो होता है ये सबसे ऊपर वाला, दैट इज़ 1 नंबर वाला। इसमें क्या होता क्या है कि पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है साथ साथ में बढ़ते बढ़ते जाते हैं, बट एट द पॉइंट वेयर द स्ट्रेन इज़ 0.002 वहाँ पे स्ट्रेस जो है वो विदाउट चेंज उतना ही रहता है, बट स्ट्रेन जो है वो बढ़ते बढ़ते जाता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही है। बाद में फिर स्ट्रेस जो है जो यहाँ पे है एज इक्वल 0.0035 स्ट्रेन पे रहेगा। मतलब स्ट्रेन जो है बढ़ रहा है पर स्ट्रेस जो है वो इक्वल है, सेम है। तो ये कर्व जो है FCK का कंक्रीट ग्रुप में हमें मिलता है। बट इन स्ट्रक्चर कंक्रीट स्ट्रक्चर जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। ड्यू टू द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर हमें जो FCK की वैल्यू वहाँ पे परमिसेबल होती है वो होती है 0.67 एंड इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। दिस मैक्सिमम वैल्यू इट कैन बियर कंप्रेशन। सो हमें एक और दूसरा जो है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर का जो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है उसको बताता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व जो है 0.022, ये जो 0.022 है इस स्ट्रेन के यहाँ तक बढ़ते जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। बाद में फिर स्ट्रेस इक्वल रहता है बट जो स्ट्रेन होता है वो बढ़ते जाता है एट दिस पॉइंट 0.0035। तो ये तो क्या कंक्रीट का स्ट्रक्चर का मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम कैपेसिटी।
but we not use maximum capacity or maximum compression strength, so we have to design a structure so that if it can be overloaded, then the structure can bear the load. इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं डिज़ाइन कर्व। तो ये डिज़ाइन कर्व करने के लिए जो है हमें ऐसा मिलता है 0.02 बढ़ते जाता है, बाद में फिर इक्वल रहता है। यहाँ पर में जो एफ सी के की वैल्यू जो होती है वो हमें 0.67 यहाँ पे मिली है। वो कैसे मिली? एफ सी के अपॉन 1.5 से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो तब हमें 0.67 एफ सी के की वैल्यू मिली। दैट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट। बट हमें जो है डिज़ाइन करनी है उससे कम थोड़ी, तो हम क्या करते हैं कि इस 0.67 एफ सी के को और एक बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0.446 एफ सी के। मतलब हम जो भी कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 0.446 एफ सी के फॉर कंक्रीट। मतलब कंप्रेशन जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.446 ऑफ एफ सी के रहेगा। हमें ये जो वैल्यू है बाद में भी एक डायग्राम है उसमें काम आएगी, तो आप अभी ये याद रखिए कि 0.446 एफ सी के जो है वो डिज़ाइन कर्व की वैल्यू है। मतलब हम उतनी डिज़ाइन जो है स्ट्रक्चर में कर सकते हैं जो IS को द्वारा हमें रिकमेंड की जाती है। बाद में हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील। तो स्टील में भी वैसे ही होता है, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है इससे जो है हम एफ वाई की वैल्यू को डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.15 और इन कंक्रीट इट इज़ 1.5। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस रहता है। तो यहाँ पे जो होती है कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो मैक्सिमम एफ वाई होता है, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसमें जो होता है स्ट्रक्चर में जब यूज़ होता है इसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखता क्योंकि उसका जो शेप होता है वो जो कर्व होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व, मतलब हम जब लैब में टेस्टिंग करते हैं उस समय और जब हम किसी स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं तो उसका शेप जो है वो सेम होता है। इसलिए हमें यहाँ पे कोई वेरिएशन जो है स्ट्रेंथ में दिखने को नहीं मिलता। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक कर्व, मतलब जो हमें टेस्ट जो करते हैं हम लैब में तब मिलती है। दैट इज़ द मैक्सिमम लोड इट कैन बियर। मैक्सिमम लोड जो है एफ वाई, तो कोई भी स्टील एफ वाई तक जो है बियर कर सकता है। बाद में फिर जो है उसमें स्ट्रेन होगा और फिर वो टूट जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो इसलिए हम डिज़ाइन कर्व जो यूज़ करते हैं वो करते हैं एफ वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमारा 1.15 उससे डिवाइड करके। तो इसकी वैल्यू जो हमें मिलती है वो मिलती है 0.87 एफ वाई, जो हमें यहाँ पे मिली है 0.87 एफ वाई। तो यहाँ पे भी हमें जो कर्व मिलता है वो ऐसा होता है कि यहाँ तक जो है मतलब 0.001 से 0.002 के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे डिज़ाइन कर्व जो है हमारा वहाँ पे निकलता है। तो हमारी डिज़ाइन कर्व की जो वैल्यू होगी फॉर स्टील इट इज़ 0.87 एफ वाई। तो हमें अब यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू पता है, बट स्ट्रेन की वैल्यू जो है 0.001 और 0.002 के बीच में है। तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ
ये कहता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है ES इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ MPa फॉर एन स्टील। सो हमें इसकी वैल्यू पता है और स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो है 0.87 Fy। तो हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमें स्ट्रेन की वैल्यू जो है यहाँ पे EY के फॉर्म में मिल जाएगी 0.87 Fy अपॉन ES। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें मिल जाती है स्ट्रेन की। ये भी हमें अगले वाले जो डायग्राम है उसमें हमें काम आएगा। तो हमारा यहाँ पे मेन पार्ट जो है वो डेरिवेशन के लिए फॉर द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है। तो हमें जो भी वैल्यू मिली है फॉर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट वो है 0.446 FCK, यानी कि दिस 0.446 FCK and for strain in concrete is 0.0035 and for stress from the stress diagram of steel we get 0.87 Fy, that is into area of steel. We have to multiply with the area of steel because the area of steel is different from the structure, so we have to multiply it separately. And for strain we have the value 0.7 Fy upon ES, that is modulus of elasticity, plus 0.002 means the nearest maximum value we have to consider with plus। तो हम देखते हैं पहले ये डायग्राम क्या है। जो हमारे पास जो है ये हमारे पास बीम का सेक्शन है जो यहाँ पे ब्रेथ और ये टोटल डेप्थ जो है हमारे पास है। मैं यहाँ पे कुछ बार दिए हुए हैं, इसका कुछ एक्स डी डैश होगा। तो ये जो बीच में से लाइन चली है ये है न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द बीम, जिसे हम फ्रॉम द टॉप कंसिडर करेंगे एक्सियो, मीन्स द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द कंप्रेशन जोन। तो हमारे पास हमें जो वैल्यू, हाँ ये डायग्राम जो है ये दो डायग्राम है हमारे पास। ये है स्ट्रेन डायग्राम और ये है स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, हमें ये ऊपर का जोन जो है ये वाला, ये हमारा है कंक्रीट का। ऐसा कंसिडर करेंगे कि यहाँ का जो कंप्रेशन आ रहा है वो पूरा कंक्रीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टील नहीं है। और यहाँ पे जो है होगा टेंशन जो बियर करेगा ओनली स्टील, क्योंकि हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि इन सिंगल रेफोर्स बीम की कंक्रीट जो है कुछ टेंशन जो है बियर करता है, पर हम यहाँ पे नल करेंगे कि कंक्रीट कुछ भी अज्यूम करेंगे ऐसा कि कंक्रीट कुछ भी टेंशन जो है बियर नहीं कर रहा। तो ये ऊपर का जो पार्ट हो गया ये वाला, दैट इज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया कंक्रीट का और ये हो गया स्टील का। यहाँ पे हमें स्ट्रेन की जो वैल्यू मिली है पिछले वाले ग्राफ से कि 0.0035 जो वैल्यू है स्ट्रेन की, वहाँ तक जो
स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो है स्ट्रेन जो है बढ़ते जाता है, मतलब बाद में फिर कोलैप्स हो जाता है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन on the stress diagram for the concrete. And in the stress diagram for steel, 0.7 Fy upon Es is the maximum value. To calculate in between the 0.001 to 0.002, we have considered it with प्लस 0 नियरेस्ट, मतलब जो पास की जो बड़ी वैल्यू है उससे ऐड करके हम जब ये वैल्यू निकालेंगे तो हमें वो वैल्यू मिलेंगे. ठीक है. और ये स्ट्रेस डायग्राम है, इसमें जो है 0.44 कैसे के वो हमें कंक्रीट के ग्राफ से मिले हैं. मतलब दिस इज द मैक्सिमम डिजाइंड लोड फॉर द कंक्रीट. एंड हमें जो है स्टील के ग्राफ से मिली है 0.7 Fy. हमें जो है यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्टील अलग से नहीं निकालेंगे, तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यूनिट के हिसाब से निकाल रहे थे ये वाली 0.7 Fy. तो ये जो एरिया वहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा, तब जितने ज़्यादा बार्स होंगी जितना उसका एरिया होगा उससे हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हो गया ये स्ट्रेस की मल्टीप्लिकेशन. तो ये जो हमारा ये जो स्ट्रेस आएगा वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इन बिटवीन द बार्स. तो ये वाली ये जो यहाँ पे लाइन चली है यहाँ पे, क्योंकि स्टील जो है वो एट द सम डिस्टेंस मतलब इफेक्टिव कवर पे होता है. तो हम नीचे के ऊपर देने के बजाय हम फ्रॉम द सेंटर, मतलब बीच में से जो लाइन निकलेगी वहाँ पे कंसिडर करते कि वहाँ तक स्ट्रेस जो है या स्ट्रेन जाएगा. अगर उसके पार अगर जाता है तो फिर वो कोलैप्स हो जाएगा. तो हमें इस स्ट्रेस डायग्राम को जो है अच्छे से समझना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एक बड़ी डायग्राम जो है मैंने बनाई है. हमें 0.446 FCK की वैल्यू मैंने पहले भी बताया कि पिछले वाले जो कंक्रीट के ग्राफ से हमें मिली है. यहाँ पे 0.002 जो है, तब एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से कर्व जो है इससे स्ट्रेन बढ़ते जाता है, स्ट्रेस नहीं बढ़ता. जो मैंने आपको ग्राफ में पिछले भी भाग बताया था कि 0.002 तक वैल्यू जो है, माफ कीजिएगा यहाँ पे 0.002 होना चाहिए, तक जो है स्ट्रेस बढ़ता है. बाद में स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बढ़ते हैं, बाद में फिर बस स्ट्रेन बढ़ते जाता है और स्ट्रेस कम होते जाता है. ठीक है. तो ये जो होता है डिस्टेंस जहाँ तक 0.00 तक होता है 3/7 XU. तब ये जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम द कंप्रेशन जोन टू द न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस जाएगी, उसका 3/7 पार्ट जो है वहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बढ़ता है. बाद में 4/7 पार्ट तक सिर्फ स्ट्रेन जो है बढ़ते जाता है. तो इससे हम 3/7 XU को 0.42 XU भी लिखते हैं. ये हो गया, ये तो हो गया 0.42 XU. और ये हो गया हम इसे x1 जो है फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ से स्ट्रेन जो है सिर्फ स्ट्रेन बढ़ते जाता है, इसे हम x1 यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. हमें यहाँ पे यहाँ पे जो कंप्रेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब हम जो डिज़ाइन करेंगे उसके हमें डेरिवेशन करना है. तो हमें इसलिए ये डायग्राम समझना ज़रूरी है. तो मैंने आपको अभी तक बता दिया कि कौन से वैल्यू यहाँ पे क्या रोल बेसिकली प्ले करती है. तो हमें बेसिकली जो कंप्रेशन फोर्स या लोड निकालना है परमिसिबल, तो वो ऐसा है कि यहाँ पे हमें इसका क्यूब निकालना है. तो हम यहाँ पे अगर क्यूब निकाल लिया तो फिर हमें कंप्रेशन की वैल्यू मिल जाएंगे. तो यहाँ पे हमें दो पार्ट्स दिख रहे हैं. ये जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल है,
ये एक रेक्टेंगल है और ये एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब क्वार्टर सर्कल है। तो हमें पता है रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज C1, वी कंसिडर इट एज C1 एंड दिस क्वार्टर सर्कल एज C2। C1 का जो फॉर्मूला होगा P इंटू टी, दैट इज ब्रेथ इंटू डेप्थ। हमें इस रेक्टेंगल की एरिया मिल जाएगा। एंड फॉर दिस एरिया 0.2/3 इंटू टी इंटू PXU, मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ की ब्रीथ होगी वो ब्रीथ इंटू दिस विड्थ एंड द दिस डेप्थ दैट इज 6.1। इसे हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू ये टोटल में से ये माइनस होके ये जो वैल्यू है हमें क्वार्टर सर्कल की मिल जाएगी। तो यहाँ पे ब्रीथ जो है, डेप्थ जो है वो है 0.45, तब ये 0.446 को हमें 0.45 कंसिडर किया है और इंटू FCK, यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पे FCK, ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई किया है 0.42 XU, यानी कि डेप्थ, ये जो इसकी डेप्थ है वो और 20 से, यानी कि जो इसकी ब्रीथ होगी छोटी सी, तब हमें वैल्यूम जो है सॉरी माफ़ कीजिएगा, एरिया नहीं, हमें यहाँ पे वॉल्यूम जो है इसकी निकालनी है। तो हमें इसे यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे B लिया, यहाँ पे ब्रीथ ली, यहाँ पे विड्थ ली और यहाँ पे डेप्थ ली। दिस इज ब्रीथ, दिस इज विड्थ एंड दिस इज डेप्थ। हमें यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें इसकी वॉल्यूम मिल गई। और फॉर दिस क्वार्टर सर्कल हम 2/3 जो उसका फॉर्मूला है 2/3 इंटू 0.45 FCK, यानी कि दिस ब्रीथ इंटू दिस डेप्थ 0.57 XU इंटू दिस इज ब्रीथ, जो छोटी सी यहाँ पे हमें निकालनी चाहिए वो। जब हम इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.36 FCK XU, यानी कि हमारा जो कंप्रेशन लोड होगा वो होगा 0.36 FCK PXU। तो हमें यहाँ पे कंप्रेशन की वैल्यू जो है मिल गई है 0.36 FCK BXU बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड दिस क्वार्टर सर्कल। ठीक है, तो हमें जो मिली है यहाँ पे कंप्रेशन की वैल्यू मिली है, बट हमें जो निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस जो है कंक्रीट में से निकलेगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें इस वैल्यू निकालने की ज़रूरत क्या है, पहले वो समझ लेते हैं कि अब जो स्ट्रेंथ होती है स्टील की वो एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ज़्यादा होती है। तो इसलिए पहले जो चीज़ फेल होगी वो होगी कंक्रीट, इसलिए हमें कंक्रीट की वैल्यू पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंक्रीट फेल करेगा तो फिर स्टील जो है ज़्यादा देर तक वो लोड जो है बियर नहीं कर सकता। इसलिए हम पहले कंक्रीट की वैल्यू जो है, मतलब कंक्रीट का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उस साइड से निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे लीवर आर्म जो है, लीवर आर्म एक नई टर्म आपको नहीं सुनी है शायद। ये लीवर आर्म होता क्या है, देखिए, दिस इज़ द डेप्थ दैट इज़ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। ये इफेक्टिव डेप्थ जो है वो फ्रॉम द कंप्रेसिव जोन टू द सेंटर ऑफ दिस बार्स होता है। बट जो कंप्रेशन होता है, मतलब चेंज इन द स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन जो होता है बाद में बदलते जाता है, वो होता है 0.002 से। इस जो डेप्थ है यहाँ पे, मतलब जो सेंटर पार्ट है बार्स का, उसके बीच में स्ट्रेन जो है बदलता है, तब स्ट्रेन जो है एट द मैक्सिमम लेवल होता है। तो इसलिए हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते वक्त जो हमें कंप्रेशन की वैल्यू है जिसे उसे लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये लीवर आर्म की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ है यानी कि टी,
माइनस हमें जो यहाँ पे डेप्थ पता है फ्रॉम द कंप्रेशन जोन टू द 0.002 वो होती है 0.42 XU. XU मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन जोन टू द न्यूट्रल एक्सिस होती है। तो ये हमें मिल गई हमारी लीवर आर्म फॉर द कंप्रेशन जोन। जो हमें जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C, डेट इज कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म। हमें कंप्रेशन पता है 0.36 FCK PXU इनटू लीवर आर्म जो है हमारे पास है T माइनस 0.42 XU। तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू मिलेगी होगी 0.36 FCK PXU इंटू T माइनस 0.42 XU। हमें जो है XU जो है XU की वैल्यू फ्रॉम द कंप्रेशन जोन टू नॉर्थ एक्सिस रहती है, ये पता है, पर ये वैल्यू जो है कभी उससे ज़्यादा भी हो सकती है या फिर कम हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर। सो दैट इज मीन्स डेप्थ ऑफ द बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। सो हमें मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी पता होनी ज़रूरी है, इसलिए हम जो है स्ट्रेन डायग्राम जो है उसे यूज़ करके वो निकालते हैं। ये पता है यहाँ पे जो वैल्यू होती है 0.0035 और यहाँ पे Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। तो हम बाय द अल्टरनेट एंगल से हम मेथड्स यूज़ करेंगे। XU दैट इज दिस डेप्थ ऑफ दिस ट्रायंगल एंड द डेप्थ ऑफ दिस ट्रायंगल दैट इज T माइनस XU। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगे। तो इक्वल टू 0.0035 दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें XU की वैल्यू जो मिलेगी वैल्यू ये मिलेगी। बट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है रह सकती है बिटवीन द कंप्रेशन जोन टू द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब उससे कम भी हो स्ट्रक्चर के हिसाब से बदल सकती है। तो इसकी वजह से हम XU की जगह XU मैक्स की वैल्यू जो है पुट करेंगे, जिससे हमें XU मैक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 Fy ब्रैकेट क्लोज इंटू T दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। तो XU की वैल्यू XU मैक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे Fy की जगह हम डिफरेंट जो टाइप्स के जो स्टील है उसकी वैल्यू पुट करके डायरेक्ट जो है हम निकाल सकते हैं। सो फॉर Fe 250 XU मैक्स की वैल्यू जो निकलती है 0.53D फॉर 415 Fe 415 XU मैक्स को जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.48D फॉर Fe 500 XU मैक्स की वैल्यू जो होगी इक्वल टू 0.456D एंड फॉर Fe 550 XU मैक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 0.44D। ये वैल्यू जो है हमें IS कोड में दी है, तो हम इसे डायरेक्ट भी है जो यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी माने तो आप ये फार्मूला जो है एक बार अगर समझ ले तो इस फार्मूले से आप कभी भी ये चारों वैल्यूज जो है निकाल सकते हैं। हमने जो है अभी पिछले कुछ मिनटों में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है निकाली है, जो होती है टोटल फोर्स दैट इज कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म। तो हमें वैल्यू जो मिली थी 0.36 FCK PXU इंटू D माइनस 0.42 XU। बट हमें जो है ये वैल्यू मिलती है फॉर XU, जो XU मैक्स से कभी कभी कम भी हो सकता है। सो इन केस ऑफ पुटिंग XU हम डायरेक्ट वैल्यू जो है फॉर MU लिमिट दैट इज लिमिटेड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस
मतलब जो मैक्सिमम हमारे पास लिमिट होगी वो निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए हम एक्स यू इक्वल टू एक्स यू मैक्स की वैल्यू जो है पुट करते हैं, जिससे हमें फॉर्मूला मिलेगा 0.36 एफ सी के पी एक्स यू मैक्स अपॉन टी इंटू टी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स अपॉन टी। तो यहाँ पे ये जो एक्स यू मैक्स अपॉन टी है उसकी जगह पे हम जो हमारे डिफरेंट ग्रेड्स की वैल्यू है 0.58 टी फॉर Fe250, 0.48 टी फॉर Fe415, 0.456 फॉर Fe500 एंड 0.44 फॉर Fe550। तो इन तीनों में से हम कोई भी वैल्यू जो है एक्स मैक्स अपॉन टी के जगह पे डालेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी फॉर Fe250 एमयू लिमिट की जो वैल्यू होगी दैट इज़ मैक्सिमम, सॉरी इसे हम लिमिटेड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, बट दैट वाज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लोड इट कैन कैरी। सो हमें जो वैल्यू मिलेगी 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वेयर, फॉर Fe415 इट इज़ 0.38 एफ सी के बी डी स्क्वेयर, फॉर Fe500 0.32 एफ सी के बी डी स्क्वेयर एंड फॉर Fe550 एमयू लिमिट इक्वल टू 0.128 एफ सी के बी डी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है, हम एम यू की वैल्यू जो है यूज़ करते हैं जब हमारे पास एफ सी के हो, पी डी हो और ख़ास करके एक्स यू की जो वैल्यू है डेप्थ की वो हमारे पास हो। बट इन केस अगर हमारे पास एफ सी के है, पी डी है, दैट इज़ ब्रीथ है और डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है, तो अगर हमारे पास एफ सी के बी दैट इज़ ब्रीथ इफेक्टिव डेप्थ की अगर वैल्यू है तो हम एम यू लिमिट में वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक्स यू की वैल्यू दी हो तो पहले एम यू निकालें, अगर ना दी हो तो हम एम यू इक्वल टू एम यू लिमिट जो है कंसिडर कर सकते हैं।